Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the origin and development of constitutionalism. संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने संविधान के बारे में डिस्कस किया था, संविधानवाद के बारे में, और साथ ही साथ हमने संविधान और संविधानवाद के बीच में अंतर भी किया था। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास यानी संविधानवाद का इतिहास। संविधानवाद की उत्पत्ति जो है वो किसी अचानक से हुई घटना का परिणाम नहीं है। इसका विकास और उत्पत्ति तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है, एक पूरी हिस्ट्री है इसकी उत्पत्ति और विकास को लेकर। यूनानियों से लेकर वर्तमान समय तक संविधानवाद एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरा है। यूनानी चिंतकों के बाद इसे परवर्ती विचारकों ने भी विकसित होने में अपना सहयोग दिया। यह एक गतिशील अवधारणा के रूप में संविधानवाद का अपना एक विशिष्ट प्रकार का इतिहास है। यूनानी नगर राज्यों के जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक संविधानवाद के विकास को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि संविधानवाद जो है वो अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे एक हिस्ट्री है और वो इतिहास के कई चरणों से होकर गुजरा है। तो अब हम इन्हीं चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनानी संविधानवाद। संविधानवाद की उत्पत्ति सबसे पहले यूनान के एथेंस नगर में हुई थी। सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने ही राज्य के रूप, उसके कार्यों और उद्देश्यों पर विचार करते हुए राज्य के विभिन्न रूपों में अंतर किया था। प्लेटो ने संवैधानिक शासन के बारे में ये कहा था कि संवैधानिक शासन शासक की इच्छा से नहीं बल्कि नियमों के अनुसार संचालित होता है। प्लेटो की ही तरह अरस्तू ने भी संविधानवाद के तत्वों जैसे सार्वजनिक हित, सामान्य कानूनों का शासन, सहमति का आधार आदि पर अपने विचार दिए हैं। यूनानी विचारकों ने संविधानवाद का पालन कराने के लिए शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है ताकि राज्य को अराजकता से बचाया जा सके। इसलिए प्लेटो ने अपने समय में शिक्षा का सिद्धांत भी दिया था। वो इसीलिए दिया था ताकि संविधान का पालन कराया जा सके, लोगों से उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित हो और जो राज्य है वो अराजकता से बच सके। लेकिन यूनानी संविधानवाद का सबसे बड़ा दोष ये था कि उसमें गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का अभाव था। इसी कारण संविधानवाद तो समाप्त हो गया था, लेकिन उसका राजनीतिक आदर्श आज भी जीवित है। तो सबसे पहले यूनानी संविधानवाद था। यूनान में ही संविधानवाद का जन्म हुआ। इसका दूसरा स्टेज है रोमन संविधानवाद। यूनानी संविधानवाद के बाद रोमन संविधानवाद आया। यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोम के महान साम्राज्य की स्थापना के बाद रोम में सरकार के उपकरण के रूप में संविधान का जन्म हुआ। रोम में संविधान का जन्म सरकार के उपकरण के रूप में हुआ था। यह संविधान दृष्टांतों, मानव स्मृतियों, राज्य के विशेषज्ञों के कथनों और रीति रिवाजों पर आधारित सरकार का कानून था। रोमन संविधानवाद कानून के शासन के रूप में विख्यात है। उन्होंने सामान्य और संविधानवाद कानूनों में अंतर किया है। उनका अंतर्राष्ट्रीय सत्ता में भी विश्वास था और उन्होंने यह सिद्धांत भी दिया है कि कानूनी शक्ति का स्रोत जनता ही है। जब रोमन गणतंत्र का पतन हुआ था तो संविधानवाद भी विनाश की ओर चल पड़ा था। आधुनिक युग में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेम, बंधुत्व, सहिष्णुता का आदर्श अपनाया जा रहा है वह रोमन संविधानवाद की ही देन है। कानून का संहिताकरण और उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत रोमन संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो आधुनिक संविधान का भी प्रमुख आधार है। तो रोमन संविधानवाद का भी आधुनिक संविधानवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका थर्ड स्टेज है मध्यकाल में संविधानवाद। रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद यूरोप में सामंतवाद का जन्म हुआ और इस युग में चर्च ही सर्वोच्च धार्मिक सत्ता थी। चर्च को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था।
राजा केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी था। ऐसी व्यवस्था से संविधानवाद का मार्ग रुक गया था, लेकिन आगे चलकर सामंतवाद की बुराइयों का अंत हुआ और दैवीय सत्ता के स्थान पर स्वेच्छाचारी राजतंत्र और वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में केंद्रीकरण की प्रगति ने साम्यवाद की बुराइयों को नष्ट कर दिया था और वहां पर साम्यवाद के लक्षण प्रकट होने लगे। ब्रिटेन में राजा के दैवीय अधिकारों के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया जाने लगा। इस युग में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, सर्वव्यापी कानून, प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणाओं का उदय हुआ। तो इस प्रकार इस युग में संविधानवाद का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद फोर्थ स्टेज आई पुनर्जागरण और संविधानवाद। पुनर्जागरण काल में इटली और जर्मनी में संविधान मार्ग रुक गया था। इटली में मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक में राजनीति को नैतिक नियमों से अलग कर दिया। यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद एकीकरण करने वाली शक्ति राजा ही थी। इस काल में केवल इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जहां संविधानवाद का विकास हुआ। 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड के निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और इस युग में इंग्लैंड में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। इंग्लैंड में कानून के शासन की स्थापना ने संविधानवाद का नया चैप्टर शुरू किया। इस युग में ही अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने लोकतंत्रीय सिद्धांतों को जन्म दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। 4 जुलाई 1776 के अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही सरकारें स्थापित की जाती हैं। वास्तव में आधुनिक संविधानवाद का जन्म इसी स्टेज से होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक संविधानवाद। औद्योगिक क्रांति के जन्म ने संविधानवाद को विकसित किया। इस क्रांति के कारण पूंजीवादी वर्ग ने शासन पर कब्जा करके कानूनों का प्रयोग मनमाने तरीके से करना शुरू कर दिया। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भावना भी बढ़ी। पूंजीवाद ने श्रमिक आंदोलनों को जन्म दे दिया। श्रमिक संगठित होकर अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। 1867 और 1885 के सुधार अधिनियम श्रमिकों के आंदोलनों के ही परिणाम थे। 1848 में मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में श्रमिकों को एकता के लिए कहा गया। इसका संविधानवाद के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। पूंजीपतियों ने निरंकुश सत्ता के स्थान पर संवैधानिक सत्ता के प्रयास करने शुरू कर दिए। इससे मध्यम वर्ग को मताधिकार प्राप्त हो गया और राष्ट्रवादी दलों के संगठन के कारण राष्ट्रवाद और संवैधानिक सुधारों का विकास हुआ। इटली और जर्मनी में एकीकरण आंदोलनों का विकास हुआ। 1859 में एकीकृत इटली का संविधान बना। डेनमार्क में 1864 में संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया और हंगरी में 1869 में नए संविधान बने और फ्रांस में 1875 में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस तरह संविधानवाद का सीमित विकास हुआ। 1874 में स्विट्जरलैंड में भी आधुनिक ढंग के संविधान का निर्माण हुआ, जो आज तक भी प्रचलित है। इसमें जनमत संग्रह की व्यवस्था के द्वारा जनता को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 1875 में कनाडा में भी एक नए संविधान का निर्माण किया गया। इस तरह संविधानवाद में नई नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ और संविधानवाद में आधुनिकता के तत्वों का समावेश होता गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध तक संविधानवाद। पहले विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद का विकास एक नए ढंग से शुरू हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद यूरोपीय सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ने लगा। युद्ध के बाद सभी देशों ने लोकतंत्रीय संविधानों का निर्माण करना शुरू कर दिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना ने संविधानवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद के उदय ने संविधानवाद को क्षति भी पहुंचाई। इसी तरह रूस में भी साम्यवाद के जन्म ने संविधानवाद के लोकतंत्रीय सिद्धांतों का त्याग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी नए लिखित संविधानों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोक सत्ता और राष्ट्रीयता को महत्वपूर्ण स्थान मिला।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोहरी शक्तियों का नामो निशान मिट गया था और संविधानवाद का मार्ग रोकने की कोई उनमें शक्ति नहीं रह गई थी। लेकिन इसके बाद संविधानवाद का साम्यवादी मॉडल उभरने लगा। अनेक देशों में सोवियत संघ के मार्गदर्शन में साम्यवादी सरकारों की स्थापना ने बहुत लंबे समय तक संविधानवाद साम्यवादी तरीके से विकास किया। उधर अमेरिका के झंडे तले पाश्चात्य संविधानवाद का पाश्चात्य मॉडल ही लागू करने के प्रयास जारी रहे। नवोदित तीसरी दुनिया के देशों ने संविधानवाद का नया मॉडल विकसित किया। इस तरह संविधानवाद के नए नए मॉडल उभरे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की पकड़ ढीली होने से स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने अपने संविधान बनाने शुरू कर दिए। 1947 में भारत ने ब्रिटेन से औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त करके 1950 में अपना और प्रजातंत्रीय संविधान लागू किया। 1949 में चीनी क्रांति के बाद माओ के नेतृत्व में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने संविधानवाद की रक्षा करने के प्रयास किए हैं। अनेक देशों की संस्था के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सभी देशों के लिए लोकतंत्रीय सिद्धांतों के आदर्श के रूप में कार्यरत है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन देशों में सैनिक शासन और निरंकुशवादी ताकतों ने प्रादुर्भाव से संविधानवाद को गहरा आघात भी पहुंचाया है। लेकिन आज जनता की आवाज संविधानवाद के लिए नया मार्ग तलाश करने को तैयार है। पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान में भी वहां की जनता का रुझान प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के प्रति ही अधिक है। आज विश्व में संविधानवाद का रास्ता रोकने वाली ताकत ज्यादा मजबूत नहीं रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज संविधानवाद विकास के मार्ग पर अग्रसर है। तो ये था संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास के विभिन्न चरण कि संविधानवाद का जन्म कैसे हुआ और इसका विकास किन किन स्टेज से होकर गुजरा है। तो आज की क्लास में हमने संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास के बारे में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।